स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का ज्योग्राफी, क्लास टेंथ का भूगोल और इसमें जितने भी चैप्टर दिया हुआ है वो सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज प्रश्न को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज आपकी भूगोल क्लास टेंथ की जो भूगोल है आज आपकी इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। यानी भूगोल का जितने भी चैप्टर है, भूगोल में क्लास टेंथ की भूगोल में जितने भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर आज की इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। एक वीडियो में आपकी सारी भूगोल समाप्त हो जाएगी, एक ही क्लास सारा भूगोल समाप्त। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों यारों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आपका यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है क्लास टेंथ का ज्योग्राफी में। पहला चैप्टर है आपके सामने दिया हुआ, देखिए पहला चैप्टर है क्लास टेंथ का जो ज्योग्राफी है इसका पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, यह आपका पहला चैप्टर है क्लास टेंथ का भूगोल का। चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर के पहला प्रश्न से। पहला चैप्टर के पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं और लगा देते हैं पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो यह होगा आपका 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो होता है तटरेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र की सीमा रेखा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है ये आपका संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कि कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो यह है आपका 19.2 किलोमीटर तक। ठीक है, 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो है ना ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है ना रेगूड़ है। क्या है? रेगूड़ मिट्टी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है यह आपका है राजस्थान है। कहाँ है? राजस्थान है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो यह आपका राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानिक कृषि जो है ना ये उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में कौन सा कृषि होता है? सोपानिक कृषि होता है। ठीक है, पहाड़ों को काट करके बीच में जो खेती किया जाता है उसको सोपानिक कृषि कहा जाता है। तो ये कहाँ होता है? यह उत्तराखंड में होता है, पहाड़ों के बीच में जो खेती की जाती है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है ना, ये आपका अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो यह है आपका कौन सा मिट्टी होगा? यह आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है भारत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला यह रसायन है आपका एड्रीन है। क्या है रसायन? एड्रीन रसायन है। ठीक है, एड्रीन रसायन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एड्रीन रसायन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाला ये थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का जो है ना, यह आपका 95.5% भाग जो है महासागरों में निहित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कारण क्या है? जल की उपस्थिति के होने के कारण, बहुत अधिक जल होने के कारण। ठीक है, 71% जल है पृथ्वी पर। तो 71% जल है यानी, तो इसको कारण अधिक बृहद जल क्षेत्र में होने की वजह से पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से जो है ना, आर्सेनिक तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है। आर्सेनिक तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो प्राणियों के शरीर में जो है ये आपका 65% जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, 65%। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो विश्व की जो है ना 16% जनसंख्या जो है ना भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना ये है आपका सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 2001 के अनुसार देखा जाए तो भारत में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यह आपका था कितना? 19.27% था। 19.27%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो 2005 के रिपोर्ट के अनुसार, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था। तो ये है आपका 20.60% भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में जो है ना ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो ये आपका है 7.1%। 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 60.11%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के सबसे अधिक वन विस्तार वाला राज्य यह है आपका कौन सा है।
तो ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का क्या है, विस्तार है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? तो कितने भागों में बताइए, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है वन प्रबंधन एवं संरक्षण की दृष्टि से। 3 भागों में वन को वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की आबादी थी 121 करोड़। कितना था? 121 करोड़ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एफ ए ओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? एफ.ए.ओ. की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? बताइए, कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो ये था आपका 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो है ये आपका मयूर है, यानी मोर है। मयूर यानी मोर है भारत की राष्ट्रीय पक्षी। इस बात को आप याद रखिएगा। मयूर हो गया संस्कृत वर्ड, ठीक है, मोर जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो था यह भारत से था। ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का जो उपयोग है ना, ये होता है आपका कैंसर में। ठीक है, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था बताइए? तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिए, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो केवल भारत में पाया जाने वाला जीव ये कौन सा है बताइए आप लोग? ये है आपका डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो उद्योगों की जननी जो है ये आपको लोहा को माना गया है। लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? तो ये है आपका एंथ्रासाइट। लौह अयस्क का एक प्रकार पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका सी, हेमेटाइट होगा। एंथ्रासाइट तो कोयला का होता है, नहीं, हेमेटाइट हो जाएगा। लौह अयस्क लौह अयस्क का एक प्रकार है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहा का एक अयस्क होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन है बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है ना, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं बताइए? भारत में कितने
खनिज पाए जाते हैं? ये 100 खनिज पाए जाते हैं, लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण आपका है मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण आपका है अभ्रक। क्या है? अभ्रक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? बताइए कितना प्रतिशत करता है? करता है 20% करता है। छत्तीसगढ़ जो है भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए कौन सा स्थान है? तो ये है आपका तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उत्पादन होता है 1 टन इस्पात बनाने में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। तो ये है आपका टीन का। उड़ीसा पूछ रहा है, उड़ीसा आपका यहाँ पर। तो उड़ीसा जो है ये आपका मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा जो है मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीज का। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। बॉक्साइट जो है ना एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे की कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है देश में तांबे का कुल भंडार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बताइए कितना प्रतिशत? तो ये होता है 80%। 80% बिहार झारखंड में देश का जो है ना 80% अभ्रक का उत्पादन होता है बिहार झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये है चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही क्या बनता है? चूना पत्थर जो होता है ये सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल है। ठीक है, सबसे कच्चा प्रमुख माल है चूना पत्थर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का विशाल भंडार कौन सा राज्य में है? बताइए। तो ये है असम में। असम राज्य में है ना, असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये नरौरा में किया गया था। कहाँ किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था? ऑप्शन डी तारापुर में किया, नरौरा नहीं, तारापुर में किया गया था। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में। कहाँ पर किया गया था? तारापुर में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? बताइए। तो यह आपका कोयला है। कोयला क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण ये आपका विद्युत नहीं है। ठीक है, विद्युत जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत ये आपका क्या है? बताइए। ये आपका जो है ना
सौर ऊर्जा है, ठीक है। सौर ऊर्जा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है ना, सौर ऊर्जा है, ठीक है। गैर पारंपरिक कहने का मतलब कि नहीं, पुराने पीढ़ियों से यह चलते हुए आ रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था यह 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य ये आपका कौन सा है, बताइए, बताइए कौन सा है। तो ये आपका झारखंड है, झारखंड है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट जो होता है ना, यह सर्वोत्तम कोयला होता है, एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, बताइए। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है मुंबई हाई, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है यह आपका कहाँ स्थित है, यह आपका डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है बताइए। यह डिगबोई में, ठीक है। कहाँ पर है, डिगबोई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ में पाया जाता है, बताइए। तो ये है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम खनिज के साथ में पाया जाता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो यह है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, कौन सा है, बताइए आप। ये है आपका तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है ना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो यह आपका बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है आपका कौन है, बरौनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो ये है आपका जादूगोरा। जादूगोरा में यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोरा में। इस बात को आप याद रखिएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो है ना जादूगोरा है, जादूगोरा, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है कहाँ पर, बताइए कहाँ पर है। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर, बताइए इस बात का कहाँ है। ये है आपका तारापुर में, ठीक है, तारापुर में है। इस बात को याद रखिएगा, तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है, तारापुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है अनुकूल स्थिति ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु।
क्या आंसर होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल क्षेत्र पाया जाता है, खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया जो है ना वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि भारत का कान्हा कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क? किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? डॉक्टर मेधा पाटकर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड का अभाव है, लेड का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है बताइए? सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह कथन किसका है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? जिम्मरमैन का है। जिम्मरमैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है तो ये बनता है किससे? जस्ता से। तांबा और जस्ता दोनों से बनता है। पीतल जो है ना तांबा और जस्ता दोनों से बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा आपका कहाँ होता है? ये होता है मासिन राम में। मासिन राम में सबसे अधिक ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होता है? मेघालय यानी मासिन राम। मेघालय में एक जिला है मासिन राम, वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, मासिन राम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध जो है ना यह जो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो ये क्या है आपका? महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन है बताइए? आप यहाँ पर कौन है केंद्र शासित प्रदेश बताइए? केंद्र शासित प्रदेश कौन है इसमें से? तो चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो है ना किससे संबंधित है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका अभ्रक से। कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है बताइए? तो ये स्थापित किया गया कहाँ पर बताइए आप लोग? कहाँ पर किया गया है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया?
तो ये कहाँ है? भारत में किया गया। कहाँ किया गया है? भारत में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। खनिज तेल के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है या किससे? आपका बताइए। यह आपका भाखड़ा नांगल बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, भाखड़ा नांगल बांध से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है ना आपका कौन सा कोयला है? बताइए। तो ये आपका पीट कोयला जो होता है ना, सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। आयुर्वेद का जनक कौन है? तो ये है चरक। चरक जो है ना ये आयुर्वेद का जनक है। ठीक है, चरक जो है आयुर्वेद का जनक है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए। ये आपका हीराकुंड बांध है। भारत की सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है? बताइए आप। तो ये है आपका कोयला भी है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम भी है जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस। इनमें से सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो यह आपका तारापुर में। कहाँ पर है? तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए। तो यह उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है सिंदरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है? बताइए कितना है? तो ये है आपका 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? बताइए आप। हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका है उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये कौन है आपका? ये आपका उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो बॉक्साइट उत्पादन सबसे बड़ा राज्य है आपका भारत का कौन सा राज्य है? बॉक्साइट उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य आपका उड़ीसा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है बताइए, कौन सा राज्य है? ये आपका बिहार है। ठीक है, बिहार है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य आपका ये आपका बिहार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत की प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है यह आपका कांडला में है। कांडला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला एक यह है कार्बनिक खनिज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन कौन है? ये आपका है जीवाश्म ईंधन। ये आपका अनवीकरणीय क्या है? संसाधन का उदाहरण है जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ था आपका दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः जो है आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो भारत की प्राचीनतम कोयले की खान जो है आपका है रानीगंज। ठीक है, रानीगंज जो है ना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भारत की सबसे पुराना कोयले की खान यही है रानीगंज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये आपका कौन सा नदी पर है बताइए? तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। कौन सा नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? अजैव संसाधन का उदाहरण कौन है आपका? तो ये आपका पशुधन जो है अजैव संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? कितना पठारी क्षेत्र है बताइए? तो ये आपका 27% जो है ना पठारी क्षेत्र है भारत में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने यहाँ पर। अगला प्रश्न कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का स्थान आपका है 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है आपका केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, जोग प्रपात किस नदी पर है? जोग प्रपात किस नदी पर है? ये है शरावती नदी पर। ठीक है, शरावती नदी पर जोग प्रपात है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत जो हुआ था 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था टाइगर परियोजना की शुरुआत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो खंभात तेल क्षेत्र की खोज जो हुआ था ये आपका हुआ था कब बताइए? ये हुआ था आपका 1959 में।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय बोर्ड जीव का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1952 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका ये है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये आपका हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? बताइए कौन है? तो ये है आपका तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ये भारत का पहला स्वदेशी परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए। तो हुआ था चेन्नई में। ठीक है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो है यह किस शहर को कहा जाता है? बताइए। ये कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए। तो ये आपका असम में है। कहाँ पर है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? बताइए किस प्रकार का है? तो यह भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैंगा कैंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है। ठीक है, कैंगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कैंगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो ये आपका है राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक विकास की संभावना है? तो ये आपका राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई है? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई है? तो हुआ है सितंबर 1987 को। सितंबर 1987 को प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन है? बताइए। तो ये आपका है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा जो है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है। डिब्रू सैखोवा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? बताइए। ये होता है आपका मलेरिया में। कहाँ होता है? मलेरिया में क्यूनाइन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया में क्यूनाइन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? बताइए। ये आपका कावेरी नदी पर। किस नदी पर है?
कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, याद रहेगा ना। क्यूनाइन मलेरिया में नहीं होता है, क्यूनाइन जो है, क्यूनाइन, हाँ क्यूनाइन मलेरिया में, सही बात। ठीक है, क्यूनाइन मलेरिया में होता है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, बताइए। तो ये आपका है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो है, ये तीन राज्य जो है, यह नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यह तीनों क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, क्लास 10th का आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, चैप्टर 2, और यहाँ चैप्टर का नाम दिया हुआ है कृषि। ठीक है, कृषि है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है, बताइए। चना है रबी फसल, चना क्या है? रबी फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है हमसे रबी फसल, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चना रबी फसल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, बताइए। जिसको कहते हैं कपास को उजला सोना कहा जाता है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है किस फसल को कहा जाता है, बताइए। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये है रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या है, क्या कि इसमें जो है ना एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में बताइए। तो गन्ना जो है ना शुष्क कृषि में जो है ना फसल नहीं बोई जाती। गन्ना को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, बताइए भारत में, बताइए। असम जो है ना चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। ठीक है, असम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, तो चावल की खेती मुख्य रूप से होती है जलोढ़ मिट्टी में। कौन सा मिट्टी में होता है? जलोढ़ मिट्टी में चावल की मुख्य खेती कौन सा मिट्टी में होता है? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। यह दूसरा स्थान है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा स्थान है? यह दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी की फसल पैदा होती है जाड़े में। ठीक है, जाड़े में रबी की फसल बुआई होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो है ना किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है आपका जूट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो यह है कहवा का।
अगला प्रश्न है कि संसार के चावल उत्पादक देश में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादक देश में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए। दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है कौन सा? ये आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ना भारत के सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए। तो ये आपका है दूसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है दूसरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। ठीक है, जूट उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल आपका ये आपका है चावल। क्या है? खरीफ फसल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? बताइए। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये है आपका उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चावल है, तो चावल क्या है? बताइए। चावल खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? बताइए। कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। कपास के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है? काली मिट्टी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की दाल किस पौष्टिक स्रोत अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? बताइए। बताइए क्या होगा? ये होगा प्रोटीन का। दाल खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो दाल जो है ना प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? बताइए आप। गेहूं रबी फसल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो यह अक्टूबर से नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है? तो ये आपका गेहूं जो है ना व्यावसायिक फसल नहीं है। ये खाने वाला फसल होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? गेहूं जाकर क्या करते हैं? इसको खाते हैं। तो ये व्यावसायिक फसल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल इसमें से जो है ना आपका गेहूं रोपण फसल नहीं है। गेहूं की बुआई होती है, इसको छीटा जाता है दाने को। ठीक है, खेतों में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीजों को छितराया जाता है, खेतों में छीट करके बुआई की जाती है, इसलिए यह रोपण फसल में नहीं आता है। कौन? गेहूं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है ये आपका है धान। धान सबसे ज़्यादा खाया जाता है जो है ना भारत में। ठीक है, खाद्यान्न फसल धान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका खरीफ फसल में गेहूं तो रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, मटर भी खरीफ फसल है। तो निम्न कौन खरीफ फसल है? सॉरी, गेहूं चना मटर ये तो रबी फसल है। गेहूं चना मटर ये रबी फसल है। खरीफ फसल हमसे पूछा जा रहा है, तो खरीफ फसल कपास है। क्या है? कपास क्या है? खरीफ फसल है। गेहूं चना मटर ये सब क्या है? रबी फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कपास रबी खरीफ फसल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धान का एक प्रकार है। तो धान का एक प्रकार क्या है? बताइए आप। धान का एक प्रकार है तो अमन जो है ना धान का एक प्रकार है। अमन नहीं, इस पूछ रहा है पर धान का एक प्रकार है। अमन भी है और बोरो भी है और औस भी है। ठीक है, ये तीनों क्या है? धान का एक प्रकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी।
धान का एक प्रकार है, ओस है, बोरो है, अमन है, ये सब क्या है, धान का एक प्रकार है। ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसकी, बताइए, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? स्थिरीकरण होता है, बताइए। तो ये होता है आपका दलहन पौधा लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन डी होगा दलहन पौधा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम है आपका खादर मिट्टी। ठीक है, खादर मिट्टी कहते हैं इसको। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है? तो ये आपका खरीफ फसल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से जो है ना, ये आपका बनाया गया कहाँ? दुर्गापुर में। दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है दुर्गापुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल का उदाहरण है रबर, चाय, गन्ना, ये सभी क्या है? रोपण फसल का उदाहरण। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? कौन सा है, बताइए। ये है आपका राजमा। राजमा जो है यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चना, मटर, मूंग, ये सभी क्या है? दलहनी फसल है, और यह क्या है? मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो राजमा हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, बताइए। यह बांगर जो है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और नई जलोढ़ मिट्टी है आपका खादर। ठीक है, तो यहाँ पर पुरानी पूछ रहा है तो बांगर हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं पूछता तो खादर हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग, ये आपका सीमेंट उद्योग जो है ना, कृषि आधारित उद्योग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आपका चैप्टर 3 है, निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग आपका चैप्टर 3 है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ है, पहला प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो कितना है, बताइए। तो 7। देश में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न 2 है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये आपका कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पतन जो है ना, यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में पारादीप पतन स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, बताइए। ये आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो ये आपका जनसंख्या जो है ना, औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो ये है आपका टाटा लौह इस्पात कंपनी, भारत का सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि पहली आधुनिक
पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि कारण क्या था? तो कारण था मुंबई एक पतन है, सही बात है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उपयुक्त सभी कारण के वजह से मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? आपका सीमेंट उद्योग जो है ना, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है बताइए? तो यह आपका कोलकाता रिसरा। कोलकाता रिसरा हुगली जो है ना, कोलकाता जो है ना हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो कोलकाता किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो यह कोलकाता जो है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो यह आपका कोलकाता रिसरा। ठीक है, कोलकाता रिसरा प्रदेश केंद्र का औद्योगिक केंद्र है आपका ये हुगली। ठीक है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो यह कोलकाता रिसरा का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कौन सा उद्योग आता है बताइए? यह आता है आपका बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग जो है ना उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग आपका खिलौना उद्योग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में जो है यह मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, ये दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित का क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है ना, दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र का क्या करता है? निर्माण करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ पर लोहा इस्पात का कारखाना खुला? ये आपका राउरकेला में है। कहाँ पर खुला था? राउरकेला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। सीमेंट उद्योग में सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपानगर प्रसिद्ध है। तो नेपानगर जो है ना, यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोरोमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरोमुगाओ बंदरगाह कहाँ है बताइए आप ही। ये आपका गोवा में है। गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मोरोमुगाओ बंदरगाह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ये आपका कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी बताइए। तो ये किया था आपका जर्मनी देश ने। किस देश ने किया था? जर्मनी देश ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है?
तो यह स्थापित किया गया आपका बर्नपुर में। ठीक है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का स्थापित किया गया है, बर्नपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है बताइए। तो यह आपका है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है ना इन्नौर बंदरगाह स्थित है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका कोलकाता में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 है, क्लास 10th का आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 है, अब शुरुआत होगा चैप्टर 4। चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ के पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। क्या कहता है पहला प्रश्न? देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या 18 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? तो ये है आपका NH7 भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, NH7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है? तो ये है आपका लखनऊ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो है यह आपका मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? तो ये है आपका गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ना किस नदी पर है और किन स्थानों के बीच है? तो गंगा नदी पर है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्न में से 2 दूरस्थ स्थान की पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो ये आपका है सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर तथा पोरबंदर जो है ना, यह 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्न कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है बताइए। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये था आपका 3.88 लाख किलोमीटर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर यह राज्य आपका है केरल है। कौन सा राज्य है आपका? केरल नहीं होगा। 9 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है भारत में? तो ये आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सीमांत सड़कें जो है यह सड़क का एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो मेट्रो रेल सेवा आपका कोलकाता एवं दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? किस वर्ष बताइए। तो ये दिया गया था आपका 2005 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है, इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो इन्नौर पत्तन जो है ये आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया आपका 4 भागों में। ठीक है, नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़क को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो सबसे सस्ता परिवहन आपका सड़क परिवहन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह ये आपका मुंबई बंदरगाह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है या किससे? तो ये आपका है सड़क मार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो मेट्रो रेल सेवा जो है ये आपका दिल्ली में उपलब्ध है, दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है बताइए? तो ये चलता है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी चलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो यह है उत्तर रेलवे क्षेत्र है। भारत की सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो संचार सेवाओं का अंग जो है ना, ये आपका कौन है? तो समाचार पत्र है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, ये सभी आपका संचार सेवाओं का अंग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो हुआ था ये आपका कब हुआ था बताइए? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1854 में। 1854 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र ये आपका है उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है यह कब किया गया था बताइए? ये किया गया था आपका 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 में किया गया था वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन आपका है हवाई परिवहन, नहीं सॉरी, जल परिवहन। हवाई परिवहन नहीं होगा। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? आपका जल परिवहन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। ठीक है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है बताइए? तो ये आपका जो है ना मेघालय जो है यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो मेघालय होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय ये आपका है मुंबई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं, आपका अगला चैप्टर है चैप्टर 5, क्लास 10th का आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। पहला ही प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है? तो यहाँ पर होगा आपका 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60%। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? बताइए। तो 80% लोग जो है ना बिहार में खेती बाड़ी करते हैं। 80% जनसंख्या जो है ना कृषि पर निर्भर है। कहाँ? बिहार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो गन्ना उत्पादक जिला इनमें जो है ना रोहतास नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास। अगला प्रश्न है कि बिहार के जूट उत्पादन में तो ये आप गिरावट हो रही है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो ये आपका गंगा का दियारा जो है ना तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1955 ईस्वी में। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, गंडक परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है ये आपका वाल्मीकि नगर में हुआ था। ठीक है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो वाल्मीकि नगर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होता है यह रोहतास जिले में होता है। किस जिला में होता है? रोहतास जिले में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ये आपका 374 किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है बिहार में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है आपका दरभंगा में है। ठीक है, कहाँ पर है? दरभंगा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांवड़ झील स्थित है। तो कांवड़ झील जो है ये आपका है बेगूसराय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह आपका पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो ये आपका गंगा की द्रोणी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? बताइए। तो यह आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाइराइट खनिज है। तो पाइराइट खनिज जो है आपका आध्यात्मिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? बताइए। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में है। कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना बिहार में है। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में। इनमें से सभी जो है ना सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, ये सभी जो है ना बिहार में तापीय विद्युत परियोजना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? बताइए। तो ये आपका है भागलपुर में। भागलपुर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये आपका किस जिले में है? बताइए। ये आपका पूर्णिया में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये आपका है
पूर्णिया नहीं होगा, पूर्णिया नहीं होगा। कांटी पूछ रहा है ना, कांटी तापीय परियोजना ये आपका मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो यह आपका 10 है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह आपका 4.20 मेगावाट बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक है, 44.20 मेगावाट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली चीनी मिल जो है ना 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1840 ईस्वी में भारत में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, 1840 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में जो है चीनी की कुल उत्पादन क्षमता जो है आपका 3.52 लाख टन है। 3.52 लाख टन है बिहार में वर्तमान में चीनी की उत्पादन की कुल क्षमता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? तो जूट की कारखाना है आपका कटिहार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा स्थान है बताइए? तो ये आपका है घाटा है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है? घाटा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग का कच्चा माल ये आपका है गन्ना। ठीक है, तो गन्ना हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? ये आपका है हाजीपुर में कांच उद्योग है। ठीक है, हाजीपुर में है। अगला प्रश्न कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना जो है आपका मुंगेर में है। ठीक है, मुंगेर में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, रेल वर्कशॉप कहाँ है स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है आपका जमालपुर में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना आपका बरौनी में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो कालीन तैयार जो होता है ये आपका दाऊद नगर में होता है, दाऊद नगर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो अशोक पेपर मिल जो है आपका समस्तीपुर में है। ऑप्शन ए इसका अशोक पेपर मिल पूछ रहे हैं ना, तो ये आपका डालमिया नगर में है। अशोक पेपर मिल कहाँ स्थित है? आपका डालमिया नगर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी। तो बिहार की पहली रेल लाइन जो थी आपका मार्टिन रेलवे था। मार्टिन रेलवे था बिहार की पहली रेल लाइन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ये है आपका 2 है। ठीक है, ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ये आपका 2 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ जो माना जाता है ये आपका 1860 से। ठीक है, 1860 से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में रेलवे का शुभारंभ जो हुआ था 1860 से हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका ये हाजीपुर में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है बताइए। तो यह आपका 6283 किलोमीटर है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग आपका है राजगीर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है ये आपका है बांका में। याद रखिएगा मंदार हिल कहाँ है? बांका में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना का जो है यह आपका महेंद्र घाट पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या जो थी यह था आपका 8 करोड़ से अधिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 1991 से 2000 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि था। तो ये है आपका कितना है? तो ये है आपका 28.63%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में ग्रामीण आबादी है। तो बिहार में ग्रामीण आबादी है आपका 89.5%। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका पटना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला ये आपका है कौन सा? तो ये आपका पटना है। अगला प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था ये आपका मध्य युग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था ये आपका था भागलपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर नहीं था, अविभाजित पूछ रहा है 47 नंबर क्वेश्चन ना। तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था तो ये था आपका टाटा नगर था। कौन सा था? टाटा नगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर ये आपका है पटना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था आपका बोध गया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः जो है ये आपका किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ बिहार राज्य है। तो बिहार राज्य आपका है कृषि प्रधान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिला है। अगला प्रश्न है कोकलोत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोकलोत जलप्रपात बिहार के जो है ये आपका नवादा जिले में है। ठीक है, बिहार के नवादा जिले में कोकलोत जलप्रपात है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा? तो यह नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? किस नदी की उत्पत्ति? तो सोन नदी की उत्पत्ति जो है ना बिहार की सोन नदी की उत्पत्ति जो है ना अमरकंटक से हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना ये आपका कौन सा परियोजना है बताइए? तो यह सोन परियोजना है। सोन परियोजना बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है बताइए? तो ये आपका है नवीनगर औरंगाबाद में। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? औरंगाबाद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहलाता है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, क्लास 10th का चैप्टर 6 है आपका नेक्स्ट चैप्टर। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से पहला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेसुर विधि का विकास किसने किया था? तो ये किया था आपका लेहमान ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम दिशा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्च आवाज प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? तो इसको कहा जाता है आपका हैसुर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हैसुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से जो है ना, ये आपको जल को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो जल को नीले रंग से दिखलाते हैं और मैदान को किस रंग से दिखलाते हैं बताइए? तो मैदान को जो है ना, यह हरा रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में मैदान को हरा रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो सफ़ेद रंग जो होता है यह दर्शाता है हिमच्छादित शिखर को। ठीक है, हिमच्छादित शिखर को दिखाता है सफ़ेद रंग मानचित्र में। ठीक है, अगला प्रश्न कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है बताइए? तो नीले रंग से जल को दिखाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 10th का आपका ज्योग्राफी आज समाप्त हुआ। ज्योग्राफी में जितना भी चैप्टर दिया हुआ था वो सभी चैप्टर आज आपकी समाप्त हुई। दोस्तों, आज आपको हम क्लास 10th की ज्योग्राफी समाप्त कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम इसके बाद जो भी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए इसकी जानकारी